पाकिस्तानी सैनिक हड़बड़ा गए। एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें आसमान की तरफ गोलियां बरसाने लगी, लेकिन आसमान में कोई नहीं था। और यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन जैकपॉट। अंधेरा इतना गहरा है कि पानी और आसमान में फर्क करना नामुमकिन है। बंदरगाह पर दर्जनों मालवाहक जहाज लंगर डाले खड़े हैं। उनके पेट में भरा है गोला बारूद, राइफलें, तोपें और हजारों टन रसद। ये सामान पश्चिमी पाकिस्तान से आया है, पूर्वी पाकिस्तान में तैनात फौज के लिए। बंदरगाह की सर्च लाइटें पानी पर धीरे धीरे घूम रही हैं। गश्ती नौकाएं अपनी ड्यूटी पर हैं। किनारे पर पाकिस्तानी सैनिक बेफिक्री से सिगरेट सुलगा रहे हैं। उन्हें लगता है सब कुछ काबू में है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस काले पानी के नीचे कुछ साए चुपचाप बढ़ रहे हैं। 20, 30, शायद 40 लोग, शरीर पर ग्रीस पुता हुआ, मुंह में सांस लेने की पतली नली और कमर से बंधे हैं लिम्पेट माइंस, यानी चुंबकीय बम। ये लोग किसी फौज की वर्दी में नहीं है। इनमें से कोई मछुआरा है, कोई छात्र, कोई किसान का बेटा, लेकिन इनकी आंखों में एक ही चीज जल रही है, बदला। फिर एक धमाका, इतना जोरदार कि पानी का स्तंभ 50 फुट हवा में उठ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक जहाज फटने लगे। तेल पानी पर बिखर गया और उसमें आग लग गई। नदी की सतह नारंगी लपटों से दहक उठी। पाकिस्तानी सैनिक हड़बड़ा गए। एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें आसमान की तरफ गोलियां बरसाने लगी, लेकिन आसमान में कोई नहीं था। पनडुब्बियां, रडार पर कोई संकेत नहीं, बम वर्षक विमान एक भी नहीं। तो फिर जहाज कौन डुबो रहा था? यह सवाल उस रात चटगांव बंदरगाह की दीवारें गूंजता रहा, और इसका जवाब इतना अविश्वसनीय है कि अगर किसी फिल्म में दिखाए तो लोग कहेंगे ऐसा सच में हो ही नहीं सकता, लेकिन हुआ था। और इसका नाम है ऑपरेशन जैकपॉट। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले, मार्च 1971 में। पाकिस्तान उस वक्त दो टुकड़ों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बीच में भारत का विशाल भूभाग। दोनों हिस्सों के बीच 1000 मील से ज्यादा का फासला। भाषा अलग, संस्कृति अलग, और सबसे बड़ी बात, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश की तरह चला रही थी। बांग्ला भाषियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। जब 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भारी बहुमत जीता, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, और 25 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट। यह कोई सैन्य अभियान नहीं था, यह नरसंहार था। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सोते हुए छात्रों को गोलियों से भून दिया गया। बुद्धिजीवियों को घरों से खींचकर मारा गया। गांवों में आग लगा दी गई। लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा पार भागे। भारत पर दबाव बढ़ रहा था। करोड़ों शरणार्थी सीमा पार आ रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थीं कि कुछ करना होगा, लेकिन खुले तौर पर युद्ध छेड़ना इतना आसान नहीं था। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन पाकिस्तान का सहयोगी था। जनरल सैम मानेकशॉ ने साफ कहा, अभी फौज तैयार नहीं है, मानसून आने वाला है, मुझे वक्त दीजिए। लेकिन एक बात सबको पता थी, पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज पूरी तरह समुद्री रसद पर निर्भर थी। हथियार, गोला बारूद, खाना, ईंधन, सब कुछ जहाजों से आता था। अगर ये जहाज रुक जाए तो फौज का गला अपने आप घुट जाएगा। सवाल यह था, जहाज कैसे रोके जाए? किसी ने एक बेहद दुस्साहसी योजना रखी। अगर जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं तो? और इस योजना को अंजाम देने के लिए किसी प्रशिक्षित नौसेना की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी मुक्ति बाहिनी के उन नौजवानों की जो सैनिक नहीं थे, छात्र थे, मछुआरे थे, किसान के बेटे थे, जिनके पास कोई सैन्य प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन जिनके सीने में एक आग जल रही थी, अपनी माटी के लिए, अपने लोगों के लिए। और तभी कहानी में दाखिल होते हैं 8 ऐसे आदमी जिन्होंने पूरे ऑपरेशन की तकदीर बदल दी। फ्रांस के बंदरगाह शहर तूलोन में उस वक्त पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी पीएनएस मैंग्रो मरम्मत के लिए खड़ी थी। उसमें तैनात थे कई बांग्लादेशी मूल के अधिकारी। इनमें से एक थे लेफ्टिनेंट कमांडर अब्दुल वाहिद चौधरी। जब इन अधिकारियों को पता चला कि उनके वतन में क्या हो रहा है,
जनसंहार, बलात्कार, लाशों का ढेर, तो उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। इन 8 अधिकारियों ने एक खतरनाक फैसला किया। फ्रांस में पाकिस्तानी दूतावास की नजरों से बचते हुए ये लोग चुपचाप पनडुब्बी से फरार हो गए। हजारों मील का सफर करते हुए, कई देशों से गुजरते हुए ये भारत पहुंचे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब ये अधिकारी भारत पहुंचे तो भारतीय नौसेना ने इन्हें हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये सिर्फ भगोड़े नहीं थे, ये पनडुब्बी विशेषज्ञ थे। इन्हें समुद्र की गहराई का ज्ञान था, जलगत युद्ध की समझ थी और सबसे जरूरी, इन्हें लिम्पेट माइन लगाने की कला आती थी। ये 8 लोग प्रशिक्षक बने और मुक्ति वाहिनी के उन कच्चे नौजवानों को उन्होंने जल योद्धाओं में बदलना शुरू किया। प्रशिक्षण शिविर का नाम था कैंप प्लासी। जगह थी मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, वही जमीन जहां 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इतिहास की कितनी विचित्र पुनरावृत्ति है, जहां कभी भारत की आजादी छिनी गई थी, वहीं अब एक और मुक्ति की तैयारी हो रही थी। यहां मुक्ति वाहिनी के लड़कों को वो प्रशिक्षण दिया गया जो दुनिया की कुछ गिनी चुनी नौसेनाओं के विशेष बलों को मिलता है। मीलों तक लगातार तैरना, थकान से बेहोश होने की हद तक, मुंह में एक पतली नली डालकर घंटों पानी के नीचे रहना, बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के, मजबूत धाराओं से लड़ना, अंधेरे में दिशा भांपना और सबसे खतरनाक, जहाज के तल पर चिपक कर लिम्पेट माइन लगाना। लिम्पेट माइन एक ऐसा हथियार जो युद्ध की पाठ्य पुस्तकों में कम लेकिन तोड़फोड़ के इतिहास में बहुत ज्यादा मशहूर है। ये एक छपटा चुंबकीय बम होता है, जहाज की धातु की सतह पर चिपक जाता है। इसमें एक रासायनिक टाइमर होता है जिसे 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सेट किया जा सकता है। लगाने वाले को पानी के नीचे चुपचाप जहाज तक पहुंचना होता है, तल की काई और गंदगी साफ करनी होती है, माइन चिपकानी होती है, टाइमर शुरू करना होता है और फिर बिना आवाज किए वापस लौटना होता है। एक गलती और जहाज के नीचे ही उनकी कब्र बन जाती। ये कोई मिशन नहीं, ये आत्मघाती साहस था। लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती थी संपर्क। दर्जनों टुकड़ियां पूर्वी पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थीं। उन तक आदेश कैसे पहुंचे? वायरलेस पकड़ा जा सकता था, संदेशवाहक मारा जा सकता था, तो एक अनोखा तरीका अपनाया गया, ऑन इंडिया रेडियो। हर रात एक खास समय पर रेडियो पर बांग्ला गाने बजाए जाते थे। पहला गाना सुनने का मतलब था तैयार हो जाओ, मिशन जल्द है। और जब दूसरा गाना बजता तो इसका मतलब था आज रात हमला। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसका आदेश किसी सैन्य कोड से नहीं, बल्कि एक गाने की धुन से दिया गया। कोई बम की गड़गड़ाहट नहीं, कोई सायरन नहीं, बस एक मधुर आवाज, और मौत रवाना हो गई। 14 अगस्त 1971 की शाम रेडियो पर दूसरा गाना बज चुका था। पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैले हुए मुक्ति वाहिनी के जल योद्धा अपनी अपनी जगहों से निकल पड़े। चटगांव, मोंगला, चांदपुर, नारायणगंज, एक साथ कई बंदरगाहों पर हमले की योजना थी। रात गहराई, मानसून का मौसम था, आसमान में बादल घने थे, हवा में नमी थी और पानी काला, जैसे स्याही। ये अंधेरा उनका दुश्मन नहीं था, ये उनका कवच था। चटगांव बंदरगाह, एक टुकड़ी पानी में उतरी, शरीर पर काली ग्रीस पुती हुई थी ताकि चमड़ी चमके नहीं। मुंह में सांस की नली, कमर से बंधे लिम्पेट माइन, कोई जूता नहीं, कोई हथियार नहीं, सिवाय उन चुंबकीय बमों के। पहले कुछ 100 मीटर तैरकर बंदरगाह की बाहरी सीमा पार करनी थी। गश्ती नौकाएं चक्कर लगा रही थी। सर्च लाइट की रोशनी जब भी करीब आती, ये लोग पानी के नीचे डूब जाते, सांस रोककर। दिल की धड़कन कानों में गूंजती, फिर रोशनी गुजरती और ये फिर सतह पर आते। पहला जहाज, एक विशाल मालवाहक। एक कमांडो ने जहाज के तल तक गोता लगाया, अंधेरे में हाथों से टटोलकर सही जगह खोजी, काई को खुरचा, माइन का चुंबक सतह पर चिपकाया, एक हल्की सी क्लिक और टाइमर शुरू हो गया। 45 मिनट। मन में एक ही बात, अब वापस जाना है। चुपचाप, बिना किसी आवाज के, एक एक करके कमांडो अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचे। एमवी अल अब्बास, माइन लगा दी गई। एमवी ओरिएंट बार्ज, माइन लगा दी गई। एक और जहाज, फिर एक और। ये लोग पानी की सतह के नीचे भूतों की तरह घूम रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई।
फिर वापसी दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि अगर कोई एक भी माइन वक्त से पहले फट जाती तो सब खत्म। और फिर वो लम्हा आया। पहला विस्फोट इतना भयानक था कि जमीन कांप गई। एक जहाज का पूरा एक हिस्सा फटकर अलग हो गया। इसके पीछे दूसरा धमाका, फिर तीसरा, जैसे किसी ने एक के बाद एक पटाखे फोड़ दिए हों, लेकिन ये पटाखे हजारों टन के जहाज तोड़ रहे थे। तेल बहकर पानी पर फैल गया और उसमें आग लग गई। नदी का पानी नारंगी और लाल रोशनी में जगमगा उठा। जलता हुआ तेल, डूबते हुए जहाज, चीखते हुए सैनिक। पाकिस्तानी फौज ने बेतहाशा गोलियां चलाईं, आसमान की तरफ, पानी की तरफ, हर तरफ। लेकिन दुश्मन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कोई विमान नहीं, कोई पनडुब्बी नहीं, कोई नाव तक नहीं, बस अंधेरा और तबाही। जब सुबह की रोशनी फैली तो चटगांव बंदरगाह का नजारा क़यामत जैसा था। जहाज आधे डूबे हुए, कुछ अभी भी जल रहे थे, कुछ एक तरफ झुके हुए। पानी पर तेल की मोटी परत और उसमें तैरता मलबा। अकेले उस एक रात में करीब 45 जहाज या तो डूब गए या इतने क्षतिग्रस्त हो गए कि काम के नहीं रहे। 1 लाख टन से ज्यादा सामान, हथियार, गोला बारूद, राशन समुद्र की तलहटी में जा चुका था। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान मनोवैज्ञानिक था। पाकिस्तानी फौज को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी रसद रेखा सुरक्षित नहीं है। दुनिया भर की सुर्खियों में यह खबर छा गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि बिना किसी पारंपरिक हथियार के इतनी बड़ी तबाही कैसे मची। और यह सिर्फ शुरुआत थी। ऑपरेशन जैकपॉट के बाद मुक्ति बाहिनी के जल योद्धाओं ने बार बार हमले किए, बंदरगाह दर बंदरगाह, जहाज दर जहाज। पाकिस्तानी फौज की रसद आपूर्ति श्रृंखला बिखर गई। और जब दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने खुला हमला किया तो पाकिस्तानी फौज पहले से ही भूखी थी, हथियारों की कमी थी और मनोबल जमीन पर था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण। लेकिन यह समर्पण दिसंबर में नहीं शुरू हुआ था। यह उस अगस्त की रात शुरू हो गया था जब काले पानी में तैरते हुए कुछ अनाम योद्धाओं ने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। आज जब हम 1971 की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग दिसंबर के युद्ध को याद करते हैं, टैंक, लड़ाकू विमान, जनरल। लेकिन बहुत कम लोग उन चेहरों को जानते हैं जो ग्रीस से सने हुए उस काले पानी से बाहर निकले थे। उन्हें कोई तमगा नहीं मिला, कोई परेड नहीं हुई, अखबारों में उनके नाम नहीं छपे, वो इतिहास की किताबों के हाशिए पर भी मुश्किल से दिखते हैं। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं नहीं कर पाती। बिना किसी जंगी जहाज के, बिना किसी मिसाइल के, सिर्फ अपने शरीर और कुछ चुंबकीय बमों के सहारे उन्होंने एक पूरी सेना का गला घोंट दिया। ये थे मुक्ति बाहिनी के जल योद्धा। ये था ऑपरेशन जैकपॉट। ये था द साइलेंट वॉर।